हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। ये कहानी है एक ऐसी एलियन के जो यूनिवर्स में रहने वाले किसी और गैलेक्सी से धरती पर आए थे क्योंकि उनकी अपनी प्लेनेट खत्म हो चुकी थी। वो एलियन देखने में लगभग इंसान के जैसे ही था जो धरती पर कब्जा करने के लिए सभी इंसानों और जानवर को अपनी गुलाम बना लेते हैं। पर क्या वो इस धरती पर कब्जा कर पाएंगे या इंसान उसे पहले ही मार डालेंगे? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी के एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर ओलेग नाम के एक लड़का एलिना नाम की एक लड़की के साथ में बैठकर बातें कर रहा था। ओलेग उसे अपने बारे में कहते हैं कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसके पास बहुत सारा पैसा है। एलिना इस बातों से काफी इम्प्रेस होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ हमें एक एरोप्लेन को दिखाए जाते हैं जो कि लैंड करने ही वाले थे कि तभी अचानक से एरोप्लेन की इंजन काम करना बंद कर देते हैं और वो एरोप्लेन सीधे जमीन पर जाकर गिरते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम करना बंद कर दिया है और देखते ही देखते सभी जगह की बिजली भी चली जाती है और सारी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है। लेकिन मॉस्को सिटी में अभी भी बिजली थी, जहाँ पर न्यूज में दिखाए जाते हैं कि उनके पूरे दुनिया से संपर्क टूट चुका है और किसी को भी मालूम नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। पर ओलेग को न्यूज देखकर लगता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लैकआउट एरिया को क्वारंटाइन जोन का नाम दिया जाता है और जिन जिन एरिया में लाइट थी उन एरिया को सर्कल ऑफ लाइफ का नाम दिया जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट क्वारंटाइन जोन के कंडीशन जानने के लिए सोल्जर को वहां पर भेजते हैं और जैसे ही सारे सोल्जर वहां पर लैंड करती है तो उन्हें पता चलता है कि ब्लैकआउट होने के बाद क्वारंटाइन जोन में रहने वाले सभी जिंदा चीज रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। इसके बाद सोल्जर एक बिल्डिंग में छानबीन कर रहा होता है, तभी एक सोल्जर पर कोई अननोन आदमी आकर हमला कर देते हैं और उसे पूरे तरह से घायल करके वहां से भाग जाते हैं, जिसे देखकर सभी सोल्जर उस पर गोलियां भी चलाते हैं पर उसे कुछ भी नहीं होते हैं, जिसे देखकर सोल्जर को थोड़ी सी हैरानी होती है और देखते ही देखते एक महीना गुजर जाते हैं, लेकिन किसी को अभी भी इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए गवर्नमेंट सारे सोल्जर को वापस आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हमें यूरिक को दिखाए जाते जो कि अपनी माँ के साथ में रहते हैं, जिसका कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन लेटर मिलते ही वो मिशन पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद सभी सोल्जर आउटपोस्ट बी में जाते हैं, जहाँ पर लेफ्टिनेंट मेरिना आकर क्वारंटाइन जोन से मिले डेड बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट का खुलासा करते हुए सभी सोल्जर को कहते हैं कि उनके सभी की मृत्यु न्यूरोटॉक्सिन जहर के वजह से हुआ है। दरअसल उनके अपने बॉडी ने ही उन्हें पैदा किया था, क्योंकि किसी रहस्यमय चीज ने उनके बॉडी को ऐसा करने पर मजबूर किया था। इसके बाद सारे सोल्जर एक ग्रुप बनाकर क्वारंटाइन जोन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी ग्रुप में ओलेग का अपनी गर्लफ्रेंड एलिना भी रहते हैं, जो उन लोगों के साथ एज ए डॉक्टर जाने वाली थी। वो लोग आपस में बात कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और सारे सोल्जर अपनी पोजीशन लेकर जंगल की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाते हैं। जिसके बाद मेरिना उन लोगों को कहते हैं जंगल से कोई चीज काफी तेजी से उनके तरफ बढ़ रही है, जो कि साइज में उनसे भी काफी बड़ा है और कुछ टाइम के बाद वो सारे जीप सोल्जर पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर सोल्जर भी अपने बचाव में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन सुबह देखते हैं कि इस हमले में बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे। दरअसल वो सारे जीप जंगली भालू थे, जिसे देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भालू ने उन पर हमला क्यों किए। इसके बाद हमें शहर के दूसरे हिस्से में सासा नाम की एक लड़के को दिखाए जाते हैं, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि ब्लैकआउट होने के बाद से सासा के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज हो रहा था। उसे बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई दे रहा था और तो वो कभी कभी भीषण भी देख रहा था, जिसमें वो एक आदमी को देखते हैं। दरअसल ब्लैकआउट के बाद से ही सासा के पास कुछ पावर आ गए थे और उसके सामने में जीनिया नाम के एक आदमी रहते हैं, जो उसे बताते हैं कि ये सब कुछ वेब के कारण से हो रही है। पहले वेब में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बर्बाद कर दिए, दूसरे वेब में सारे जीवों को खत्म कर दिए और तीसरे वेब में क्वारंटाइन जोन में जो अभी भी बचे हुए हैं वो उन लोगों को अपनी ही लोगों पर अटैक करने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि वो लोग उनका गुलाम बन जाएंगे। ये सुनकर हमें पता चलता है कि क्वारंटाइन जोन में अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा है, लेकिन सासा को जेनिया की कोई भी बात समझ में नहीं आते है, इसलिए वो डर कर गार्ड को बुलाते हैं। लेकिन गार्ड को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जेनिया सासा से अपने माइंड की थ्रू ही बात कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सारे सोल्जर मल्टी ग्रुप बनाकर क्वारंटाइन जोन के लिए रवाना होते हैं। सभी ग्रुप में से एक ग्रुप ओलेग और उसकी फ्रेंड यूरिक की होते हैं। जब सभी ग्रुप क्वारंटाइन जोन की तरफ जा रहे थे तो वो शहर को देखते हैं, जो पूरे तरह से
बर्बाद हो गए थे। वहाँ पर एरोप्लेन के क्रैश होने के वजह से ब्रिज टूट गया था, मैक्सिमम ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका था और पहले भेजे गए आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर पूरे तरह से बर्बाद हो गए थे। इसके बाद यूरिक ओलिया नाम के एक प्रेस रिपोर्टर के साथ एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए रहना था। दूसरी तरफ ओलेग और एलिना अपनी टीम के साथ एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी ग्रुप के सोल्जर अपनी अपनी एरिया में निगरानी कर रहा था और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें ना वहाँ पर कोई इंसान दिखाई पड़ते हैं ना ही उनके लाश। दूसरी तरफ सासा को दिखाई जाते हैं, जिससे मिलने के लिए आईडी नाम के एक आदमी आते हैं, जो कि देखने में काफी हद तक इंसान के जैसे थे, जो खुद को एलियन बताते हैं। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि जब ब्लैकआउट हुआ था तब तुम सर्कल ऑफ लाइफ और क्वांटिन जोन के बॉर्डर पे थे, जिस वजह से तुम्हें ये पावर मिला है। यहाँ पर सासा को कुछ समझ में आते उससे पहले ही मेरिना और उसके सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और आईडी पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन आईडी मेरिना के सोल्जर के माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं। जिसके बाद सोल्जर मेरिना को आईडी की तरह देखने लगते हैं और आईडी मेरिना की तरह, इसलिए सोल्जर मेरिना के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। इसके बाद वो उसे कहते हैं ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई रॉ है और वो आईडी की तरह ही एक एलियन है और अब तुम्हारे मानव जाति को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, इसीलिए एक बार तुम मेरी बात सुन लो। जिसके बाद मेरिना आईडी को इंटरोगेशन रूम में ले जाती है, जहाँ पर आईडी उन्हें बताते हैं कि वो धरती के जैसे ही एक प्लेनेट में रहते हैं और काफी साल गुजर जाने के बाद भी उन लोगों की मौत नहीं होते है जब तक उन्हें कोई ना मार डाले, और उसे ये भी कहते हैं कि जल्दी हमारे प्लेनेट की सूरज डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए हम लोगों को एक नया प्लेनेट की जरूरत है, इसीलिए हम लोग तुम्हारे प्लेनेट को चुना है और इसीलिए मुझे और मेरी भाई रॉ को आग पर भेजा गया है ताकि हम बाकी लोगों को यहाँ पर लाने के लिए धरती को अच्छे से तैयार कर सके। और धरती पर मैं और मेरा भाई रॉ 2 लाख साल पहले ही आए थे और अब मेरा भाई रॉ तुम सभी को खत्म करना चाहते हैं, पर मैं उसे रोकना चाहता हूँ और अगले 48 घंटे में हमारी स्पेसशिप यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं और इसीलिए रॉ क्वांटिन जोन के जिंदा इंसानों को गुलाम बनाकर तुम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। पर ये सब कुछ सुनकर मेरिना को आईडी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होते है। दूसरी तरफ यूरी की टीम को क्वांटिन जोन में एक बच्चे मिलते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो लोग उसकी मदद करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे उनमें से एक सोल्जर को चाकू से मार डालते हैं, जिसके बाद यूरी को ना चाहते हुए भी उस बच्चे को शूट करके मारना पड़ता है। अब रात होते ही क्वांटिन जोन में रॉ के इशारों पर बहुत सारे इंसान यूरी की टीम पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद उन सभी के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है जिसमें यूरी की बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसलिए वो अपनी मदद के लिए बेस कैंप की तरफ फायर गन चलाते हैं और वो लोग उसे देखकर उन लोगों की मदद करने जाते इससे पहले ही फायर गन के थ्रू और अदर्स ग्रुप भी मदद मांगने लगते हैं, जिसे देखकर ये लोग भी कंफ्यूज थे कि वो किसका मदद करने को जाए। मेरिना को इसके बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसे आईडी के सारे बातों पर विश्वास करना पड़ता है और इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो आईडी की हेल्प लेने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन सवाल ये था कि क्यों आईडी इंसानों की मदद करना चाहते हैं, क्यों वो अपनी ही भाई को मारना चाहते हैं। इसके बाद आईडी मेरिना से कहते हैं कि रॉ को ढूंढने के लिए उन्हें सासा की जरूरत पड़ेगी और रॉ को मारने के बाद ही मैं इंसानों को कंट्रोल करके उसे रोक सकता हूँ। इसके बाद मेरिना आईडी के साथ आर्मी बेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किसी को भी आईडी पर भरोसा नहीं था कि वो उन लोगों का मदद करने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ यूरिक और ओलिया सिर्फ बचे हुए थे, वो दोनों बाकी के टीम के पास जाने की कोशिश करते हैं। इधर आईडी सासा को ध्यान लगाने में उनकी मदद कर रहा था ताकि वो रॉ के लोकेशन को जान सके और कुछ देर कोशिश करने के बाद फाइनली रॉ के लोकेशन पता चल जाते हैं, जो मेन सिटी के एक बिल्डिंग पर रहते हैं जहाँ से वो सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद आईडी मेरिना को मेन सिटी जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी सोल्जर उसके साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और आईडी मेरिना के साथ मेन सिटी के लिए निकलते हैं। तभी सासा आकर आईडी से कहते हैं कि रॉ ने मुझे देख लिया है, वो मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे तुम अपने साथ लेकर चलो। लेकिन आईडी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो और ये कहकर वो मेरिना के साथ बाहर से निकल पड़ते हैं। मेरिना जब बेस कैंप से कुछ दूर आगे जाते हैं तभी रॉ सासा की लोकेशन जान लेते हैं और उसे मारने के लिए बहुत सारे मिसाइल भेजते हैं। बेस कैंप में मौजूद सारे सोल्जर उन मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होते है और दूर खड़े हुए मेरिना की आंखों
के सामने में पूरे बेस कैंप बर्बाद हो जाते हैं, जिसमें सासा की भी मृत्यु हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मेरिना को बहुत ही गुस्सा आते हैं और वो आईडी पर गन पॉइंट कर देती है और कहते हैं ये सब कुछ तुम पहले से ही जानते थे, फिर भी तुम ऐसा घटिया हरकत क्यों किए। जिस पर आईडी कहते हैं कि सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं जो पूरे मानव जाति को बचा सकते हैं। रॉ को सासा की लोकेशन पता चलना ही था, अगर वो हमारे साथ होते तो अब तक हम भी मारे जाते, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगले दिन सुबह यूरिक और ओलिया को मेरिना की टीम मिल जाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां से रॉ सभी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन रास्ते में बहुत सारे इंसान उनके रास्ते को रोक लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। यहाँ पर सभी सोल्जर समझ चुका था कि ये लोग कभी भी वापस नॉर्मल नहीं हो सकते, इसलिए सभी सोल्जर बिना उनकी जान की परवाह किए उन्हें मारते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और काफी मुश्किलों के बाद आर्मी ग्रुप सबसे बचकर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद आईडी यूरिक को अपने साथ बिल्डिंग की टेरिस पर चलने को कहते हैं और बाकी बचे सोल्जर इंसानों को रोकने के लिए बिल्डिंग के नीचे रहते हैं। दूसरी तरफ यूरिक और आईडी रॉ के पास में आते हैं, जहां पर यूरिक रॉ पर हमला करते हैं, लेकिन वो उसे एक ही झटके में दूर फेंक देते हैं। फिर हमें रॉ और आईडी के बीच में फाइट देखने को मिलते हैं। वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे सोल्जर और इंसानों के बीच में फाइट होते हैं, जिसके वजह से काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं। औरतों और वो लोग पेट्रोल से भरे हुए ट्रक से उन पर हमला करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होते हैं, जिस वजह से कुछ सोल्जर को छोड़कर बाकी सोल्जर मारे जाते हैं। इसके बाद बाकी लोग बिल्डिंग के ऊपर भागते हैं। दूसरी तरफ दोनों भाई के बीच में फाइट होते हैं, जहाँ पर रॉ कमजोर पड़ रहा था और आईडी उससे लड़ते हुए उसके सीने से एलियन टाइप का एक दिल बाहर निकल लेते हैं और मौका देखते ही यूरिक रॉ की दिल में एक ग्रेनाइड डाल देते हैं, जिस वजह से उसकी बड़ी मृत्यु हो जाते हैं। रॉ की मरने के बाद आईडी को उन इंसानों पर पूरा कंट्रोल मिल जाते हैं और वो उन्हें एक ही झटके में मार डालते हैं। अब यूरिक, ओलिया, एलिना, ओलेग, मेरिना और जीनिया एकमात्र इंसान धरती पर जीवित थे और वो लोग इस जंग को जीत गए थे। लेकिन उन्हें ये जंग जीतकर कोई खुशी नहीं मिला था, क्योंकि जमीन पर लाखों इंसानों के लाश पड़े हुए थे। पूरी दुनिया कब्रिस्तान बन चुके थे। इसके बाद आईडी सभी को बताते हैं कि इंसानों में प्यार और रहम नहीं है, तुम इंसान सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। इसलिए रॉ इंसानों को खत्म करना चाहते थे ताकि एलियन यहाँ पर शांति से रह सके, लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था और इसी के साथ इस कहानी के सबसे बड़ा सच का खुलासा होते हैं। दरअसल आईडी मानव जाति के मदद इसलिए कर रहा था ताकि वो लोग उसे अपना मसीहा मान ले, उसे अपना भगवान मान ले। ये सुनकर जीनिया गुस्से में आईडी से कहते हैं, तुम सब कुछ जानते थे, फिर तुमने ब्लैकआउट होने से क्यों नहीं रोका। तो वो बताते हैं कि अगर मैं उसे रोक लेता तो तुम लोग कभी भी मेरी बात नहीं सुनते और तुम इतने लोग इंसानों के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए काफी हो। ये सब सुनते ही एलिना आईडी पर गन पॉइंट कर देती है, जिस पर यूरिक उसे कहते हैं अपनी गन नीचे करो, इसके जैसे लाखों एलियन आने वाला है, उन लोगों को रोकना पड़ेगा, इसीलिए इसका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। वो लोग बात कर रहे थे कि तभी जीनिया आईडी पर चाकू से हमला करते हैं, लेकिन आईडी उसके माइंड को मैनिपुलेट कर लेते हैं, जिसके वजह से मेरिना की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो उसे आईडी की तरह ही देख रही थी और आईडी मेरिना की तरह। इसके बाद ओलेग गुस्से में आईडी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी यूरिक उसे ऐसा करने से रोकते हैं, जिसके वजह से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में ओलिया यूरिक को शूट करके घायल कर देती है, जिसके बाद आईडी ओलेग की पिता की मल्टी रूप लेकर उसे कंफ्यूज करते हैं। इसी दौरान जीनिया आईडी के रियल बॉडी के साथ बिल्डिंग से जाम कर देते हैं, जिसके वजह से दोनों ही मारे जाते हैं। अब सिर्फ तीनों ही आने वाले एलियन के मुकाबला करने के लिए जिंदा रह गए थे और कुछ टाइम के बाद एलियन के स्पेसशिप वहां पर लैंड कर जाती है। जब तीनों स्पेसशिप के पास में जाते हैं तो देखते हैं स्पेसशिप का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आते हैं। जिसके बाद वो लोग अंदर जाने की डिसाइड करते हैं और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें लाखों एलियन के चेम्बर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर वो लोग सो रहा था। तभी चेम्बर के अंदर कुछ अजीब सा लिक्विड फ्लो होने लगते हैं, जिसके बाद उन सभी का होश में आने का टाइम काउंटिंग शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर एलिना बताते हैं कि ये जो लिक्विड का पाइपलाइन है, इसी के थ्रू उन लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। जिसके बाद वो लोग पाइपलाइन को तोड़ने लग जाते हैं और इसी वजह से वो सारे एलियंस जगने से पहले ही मारे जाते हैं और अब
अब यहाँ पर कुछ चेम्बर बाकी रह गए थे जिनमें उन्हें एलियन के बच्चे दिखाई देते हैं। तब उन लोगों को आईडी की कही हुई बात याद आ जाती है कि इंसान मतलबी और बेरहम होते हैं, इसीलिए वो लोग बेबी एलियंस को नहीं मारते। और कुछ ही समय के बाद सारे बेबी एलियंस बाहर आ जाते हैं जो देखने में आईडी की तरह ही था। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।